हेलो एवरीबॉडी, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आज हम एक नए पीवाईक्यू के साथ हाजिर हैं। आज का टॉपिक है निमसेट पीवाईक्यू 2016। तो 2015, 14, 13 इसेट्रा सब डाल चुके हैं प्रीवियस वाला। इसके बाद भी हम लोग डालेंगे 2017, 18, 19, 20 सारा डालेंगे। आज निमसेट का जो पीवाईक्यू है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2016 में जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनको हम वर्बली कैसे सॉल्व करते हैं वो ट्रिक टेक्निक सिखाने के लिए हाजिर है। ठीक है। इसके पहले भी हम लोग इसी टाइप का वर्बली सॉल्व करने का तरीका बताते हैं। तो जनरली क्या होता है, बहुतों को बहुत कुछ आता है लेकिन आदत नहीं है कि हम लोग क्वेश्चन को वर्बली कैसे अप्रोच करें। सब लोग क्या करेगा कि क्वेश्चन को उठाएगा और पेन पेंसिल का यूज करेगा, कैलकुलेशन करेगा, और जहाँ कैलकुलेशन करोगे, पेन पेपर का यूज करोगे, तो फिर प्रॉब्लम क्या होगा कि थोड़ा समय ज़्यादा लगता है। तो समय तो बचाना है, औरों को बिछाने के लिए समय बचाना है। तो समय बचाना ही सिखाने के लिए हम आए हैं कि हम लोग को जो चीज़ें वर्बल बन सकती हैं उनको ज़रूर ट्राई मारो, क्योंकि आदत नहीं बनी है, ऐसी आपको पड़ी है। तो आदत डालने के लिए मेरे को फॉलो करो, जैसे मैं कर रहा हूँ आप भी ऐसे सोचो। ठीक है, हो सकता है आप मेरे से भी ज़्यादा अच्छे से सोच पाओ और ज़्यादा अच्छे से फास्ट कर पाओ। ठीक है, तो आदत डालने के लिए हम आपके पास प्रस्तुत हैं। तो बिना कुछ समय गंवाए चलो शुरू करते हैं निमसेट पीवाईक्यू 2016 के क्वेश्चन। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपका ये है। इफ a 12 side regular polygon is inscribed in a circle of radius 3 centimeters, then the length of the each side of the polygon। मतलब है कि कोई 12 साइड का रेगुलर पॉलीगॉन है। जब रेगुलर पॉलीगॉन होता है तभी हम क्या है कि सर्किल इंस्क्राइब या सर्कमस्क्राइब कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर 12 साइड का कोई पॉलीगॉन है जिसमें एक सर्किल सर्कमस्क्राइब है, तभी तो पॉलीगॉन इंस्क्राइब्ड है। तो पॉलीगॉन का साइड आपको निकालना है। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, जैसे कोई एक पहले हम बना लेते हैं, सर्किल ही बना लेते हैं। एक कहने का पहले मीनिंग समझो, फिर वर्बली कैसे करेंगे हम बताते हैं। ठीक है, तो ये मीनिंग आपको मन में समझना है, हम आपको समझाने के लिए यहाँ पर बेसिकली एक पॉलीगॉन बना रहे हैं। तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, 12 साइड का ऐसे 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 चलेगा, ये बहुत सारा। यहाँ कहीं सेंटर होगा, तो ये यहाँ पर साइड को हम सेंटर से मिलाएंगे तो ये सेक्टर्स ऐसे बनेंगे एक तरीके से, बहुत सारे। कितने बनेंगे, जितनी साइड उतने सेक्टर बनेंगे, ऐसे बनेंगे। तो ये क्या 12 बनेंगे, तो टोटल जो है 2 पाई 360 डिग्री 360 को अगर हम 12 से डिवाइड करें तो 30 डिग्री आएगा। तो ये आपका मिला 30 डिग्री। अच्छा, सर्किल का जो रेडियस है वो 3 यूनिट और 3 यूनिट है, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन है इफ 12 साइड रेगुलर पॉलीगॉन इज इंस्क्राइब इन ए सर्किल ऑफ रेडियस। इस सर्किल का रेडियस कितना है, 3 यूनिट है ना। ये यहाँ पर 3 यूनिट है, ये जो है आपका 3 यूनिट है। अब ये एंगल क्या है, 30 है। तो स्वाभाविक है कि जो साइड लेंथ है, जैसे मान लो साइड लेंथ ए बी है ना, तो ए बी का लेंथ स्वाभाविक है 3 से कम होगा। क्योंकि अगर ये 60 होता, मान लो हेक्सागन होता, तो डिवाइडेड बाई 60, क्योंकि 6 साइड होती, 6 साइड सेंटर पर 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड होता पूरा 360, डिवाइडेड बाई 60 होता। तो उस केस में ये 60 होता तो ये 3 ये 3 ये 3 होगा। तो पॉलीगॉन का साइड क्या होता है, 3 होता है, जब अगर ये हेक्सागन होता है। लेकिन ये 12 साइड का पॉलीगॉन है, तो 12 साइड में ये जो एंगल होगा सेक्टर का, ये जो साइड सेंटर पे जो एंगल सबटेंड कर रही है वो 30 है ना। 30 करोगे 12, तो 12 इंटू 3 30, 360 हो जाएगा। तो इस केस में इसका मतलब ये साइड क्या होगा, 3 से कम होगा। अब 3 से कम क्या देखेंगे, ये मन में करेंगे तो हमको समझाने के लिए, 3 से कम ये तो नहीं है, 3 से कम ये तो नहीं, 3 से ज़्यादा है। ये चौथा देखेंगे 3 निगेटिव है, और यही जो है 3 से कम है। तो दिस में बी द आंसर दिस क्वेश्चन, क्योंकि नन ऑफ दिस तो है नहीं, तो वन ऑफ दिस होना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं, क्योंकि ये आपको पता है कोई भी अगर हमारे पास कोई ट्राइंगल है, उसकी 2 साइड इक्वल हैं और एंगल 60 ये है, तो इसका भी वही इक्वल होगा। अगर ये 3 है ये 3 है तो इसको भी 3 होना पड़ेगा। और जैसे एंगल कम करोगे तो क्या साइड कम हो जाएगी, और कम करोगे और कम हो जाएगा। जैसे एंगल बढ़ाओगे तो साइड बढ़ेगी। तो कुल मिलाकर के 2 साइड आइसोसेलेस ट्रायंगल में 2 साइड अगर इक्वल हैं और इनके बीच का एंगल अगर 60 है तो थर्ड विल आल्सो भी इक्वल, इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा बनेगा। ठीक है, क्योंकि ये जब 60 है तो बाकी का 60 60 अपोजिट साइड
इक्वल है तो उनका एंगल भी सेम होगा। और जैसे आप 60 से कम करोगे तो साइड थर्ड साइड क्या होगी, कम हो जाएगी, ये कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, कम होती जाएगी। और 60 से बढ़ाओगे तो ज़्यादा होती जाएगी, ज़्यादा होती जाएगी। तो बस उसी से आइडिया लगा सकते हो। तो 12 साइड का ये जो एंगल है 30 होगा। तो इसका मतलब यहाँ पर जो ये जो रेडियस है ये आपका रेडियस है, क्योंकि पॉलीगॉन स्क्वायर है। तो ये 3 है, ये 3 है, तो स्वाभाविक है 3 से कम होगा। 3 से कम में यही दिख रहा है, बाकी नहीं दिख रहा है, तो दैट में बी द आंसर। इसलिए हम लोग दिमाग नहीं लगा रहे हैं, सॉल्व ही नहीं कर रहे हैं। नहीं तो इसका जो फार्मूला है वो फार्मूला यूज करके आप करोगे तो टाइम टेकिंग उसमें पेन का यूज करना पड़ेगा। तो वही चीज़ तो सीखना है कि जो चीज़ वर्बल हो सकता है हम लोग ट्राई मार क्यों नहीं मारेंगे, ट्राई मारने से ही तो भला होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, if C is the midpoint of AB and P is any point outside the AB, then AB का मिड पॉइंट C है और P किसके कोई बाहर है, तो PA प्लस PB करेंगे तो ये 2 टाइम्स आप PC के बराबर होगा। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, हर बुक में होता है, मेरे मटेरियल में भी एक क्वेश्चन है, बहुत सारा मेरा मटेरियल का क्वेश्चन आता भी रहता है निमसेट एग्जाम में, बहुत सारा मैच करता है। तो उसी में से इसको ऐसे समझोगे कि अगर मान लो यहाँ पर P और AB ले ले ना, सीधे मिड पॉइंट ऑफ AB, ये A ले लिया और ये B ले लिया, है ना। तो इस केस में क्या होगा, C इसका हो गया मिड पॉइंट, और यहाँ पर कोई ले लेते हैं P पॉइंट, उसी का एक्सटेंडेड में ले लिया, बाहर भी ले सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं। तो ये मिड पॉइंट होगा तो ये x लिया, मान लो x लिया, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी मान लो y लिया, यहाँ से यहाँ तक की दूरी है y ले। तो PA करोगे, PA का मतलब y प्लस 2x और PB का मतलब y। तो यहाँ पर एक तरीके से PA में हो गया x प्लस एक्स, है ना, x प्लस वाई हो गया PA, और प्लस PB हो गया y, तो 2 टाइम्स ऑफ x प्लस वाई हो जाएगा। तो ये जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ PC हो जाएगा, क्योंकि PC में क्या होगा, एक बार y है, एक बार x है, एक बार y। तो वही बात है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी में यहाँ से यहाँ तक की दूरी और ऐड करो, यानी 2 बार ऐड करो, एक मिडिल से C से थोड़ा ज्यादा पहली बार और उतना ही कम, तो बात वही हो गई, यानी 2 बार आ रहे हो यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, यानी इसी का मिडिल में 2 बार के बराबर हो जाएगा। तो वही चीज PA प्लस PB इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ PC। अब ये P अगर इसके कोली नहीं लेते, यहाँ लेते हो तो इसको मिलाओगे तो रेशियो 1:1 हो जाएगा, तब यूज करोगे तो तभी वही आएगा। लेकिन कोलिनियर है, एक लाइन में लेकर के वही चीज एक्सप्लेन करोगे तो ज्यादा समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर साफ साफ जाहिर है कि जब क्वेश्चन किए हो गए इस टाइप का तो तुरंत दिमाग में आ जाएगा कि 2 पॉइंट है PA PB, ए और बी, उसका मिड पॉइंट C लोगे और बाहर कोई पॉइंट लोगे तो यहाँ से यहाँ तक सम और प्लस यहाँ से यहाँ तक सम, तो बीच का डबल हो जाएगा वहाँ से, क्योंकि एक बार हम उतना यहाँ से x ज्यादा बढ़ रहे हैं, इसमें x उतने कम कर रहे हैं, तो एक तरीके से 2 बार हो गया, है ना, 2 बार जोड़े ये दूरी प्लस ये दूरी, एक बार थोड़ा ज्यादा, एक बार उतना ही कम, तो डबल ऑफ दैट हो जाएगा। तो बस सेम कंसेप्ट कैन बी यूज। तो मैं समझ रहा हूँ समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं कि इस केस में थर्ड में क्या है, द एवरेज मार्क्स ऑफ द बॉयज in a class is 52 and that of the girls is 42, the average marks of the boys and girls combined is 50, then the percentage of the boys in the class। देखिए ये निमसेट 2015 में भी क्वेश्चन आया हुआ है, जो हम 15 में PYQ अपलोड किए हैं यूट्यूब पर, उसमें भी देखो ये बताए हैं। तो वर्बली उड़ा दोगे 80% बॉयज, क्योंकि इसमें क्या है, अब अगर मेथड यूज करोगे किताब का तो पेन का यूज करना पड़ेगा। हम इसको बेसिक कंसेप्ट क्या बता रहे हैं कि भाई बॉयज का जो यहाँ पर 52 एवरेज है, गर्ल्स क्या है एवरेज वो 42, कितना अंतर है दोनों का, 10 का है, 10 का अंतर है। अब यहाँ पर कंबाइंड का जो एवरेज दिया है वो दिया है 50, तो ध्यान रखिए इसका अंतर देखिएगा 2 यूनिट है, इसका अंतर है 8 यूनिट है। तो बॉयज इज टू गर्ल्स का रेशियो हो जाएगा उल्टा हो जाएगा, बॉयज का ये 2:8 नहीं लेंगे, बॉयज गर्ल ये सिमेट्री नहीं लेंगे, ऑब्लिकली लेंगे, इसका ये और इसका ये, तो बॉयज इज टू गर्ल्स इज इक्वल टू हो जाएगा 8:2, दैट इज 4:1। अब जब रेशियो मालूम है तो परसेंटेज आराम से निकाल लोगे। मान लो कि पूरे क्लास में 100 बच्चे थे, तो 100 बच्चों को 4:1 में डिवाइड करोगे तो 80-20 आएगा, यानी 80% बॉयज और 20% गर्ल्स। देखिए जब कंबाइंड एवरेज करेंगे तो बॉयज ज्यादा होंगे तो बॉय के ज्यादा नजदीक होगा, जिस मिडिल में होगा तो आधे आधे होंगे, ठीक है। अगर एवरेज भाई 2 नंबर का 52 और 44 का 2 नंबर का एवरेज जब निकालते हैं तो दोनों के बीच में कहीं लाई करेगा, बीच में लाई करेगा। अगर एवरेज यहाँ पर इनकी संख्या ज्यादा होगी तो ये एवरेज जो कंबाइंड एवरेज है इसके तरफ इंक्लाइन रहेगा, इसके तरफ पास में रहेगा। अगर गर्ल्स ज्यादा होगी तो जो कंबाइंड एवरेज जो गर्ल्स के पास रहेगा, है ना। तो ये ज्यादा है तो इसके पास में है,
है, इसका मतलब बॉयज ज़्यादा है, बॉयज ज़्यादा है तो ये वाला लेना रेशियो, और गर्ल्स के लिए फिर ये वाला इंटरचेंज का लेना, यानी दिस इज टू दिस, याद रखिएगा। बहुत लोग इसी में गलती करता है कि बॉयज गर्ल्स का तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। अब एक और एग्जाम्पल देंगे तो क्लियर हो जाएगा। फिर आप बताइए कि वर्बली, अगर कंसेप्ट क्लियर है तो वर्बली बन पा रहा है कि नहीं बन पा रहा है। अगर मान लो यहाँ पर दोनों का रेशियो आ जाता, मान लो 47 आ जाता कंबाइंड का, तो यहाँ डिफरेंस क्या है 5-5, तो इसका मतलब बराबर हो 50-50%, रेशियो 1:1 हो जाएगा, तो 50-50% गर्ल्स एंड बॉयज होंगे। अगर हम थोड़ी देर के लिए यहाँ पर ले लेते हैं 46, अब यहाँ से जा रहे हैं डिफरेंस कितना है 4, यहाँ से जा रहे हैं डिफरेंस कितना है 6। अब ये 4, इसका मतलब गर्ल्स ज्यादा होंगी, तभी 4 के गर्ल्स के ज्यादा नजदीक है, 4 यूनिट है, गर्ल्स ज्यादा होंगी, गर्ल्स ज्यादा होंगी तो रेशियो बॉयज गर्ल्स क्या हो जाएगा इंटरचेंज 6:4, यानी यहाँ पर हम लोग लिखेंगे बॉयज इज टू गर्ल्स, तो बॉय इज टू गर्ल्स लिखेंगे तो बॉय का 6:4 नहीं लिखेंगे, 4:6 इंटरचेंज हो जाता है, इक्वल टू 4:6, है ना। बॉयज इज टू गर्ल, तो इसका ये वाला 4 और गर्ल्स का ये, जैसे इसमें किया था पहले वाले में, है ना। तो 4:6 का मतलब 2:3, यानी 100 बच्चे होंगे तो बॉयज होंगे 40%, 100 को डिवाइड करोगे 2:3 में, और गर्ल्स होंगी 60%। तो मेरा मतलब है जिसके अगर कंबाइंड का एवरेज गर्ल्स के नज़दीक है, गर्ल्स के ज़्यादा नज़दीक है तो गर्ल्स ज़्यादा होंगी, तो ज़्यादा होंगी तो डिफरेंस इधर बड़ा वाला लेंगे, और ये बॉयज कम होंगे तो छोटा वाला लेंगे, स्वाभाविक है। तो बस दिमाग नहीं लगाना, इसका ये रेशियो इसका ये रेशियो इंटरचेंज हो जाएगा। मान लो थोड़ी देर के लिए अगर कंबाइंड एवरेज आ गया 43 आ गया थोड़ी देर के लिए, तो इतना अंतर कितना है 1 है, इतना अंतर कितना है 9 है, तो रेशियो हो जाएगा बॉयज इज टू गर्ल्स का हो जाएगा, बॉय का मतलब 1:9, 10% 90%, ये तो अंतर है, एक अंतर है। अगर हम मान लो 44 ले लेते, 44 तो ले लिया था, 45 ले लेते, चलो 45 ले लेते, तो इधर कितना अंतर है, गर्ल्स से अंतर 3 है, तो बॉयज से अंतर टोटल 10 है, बीच में अगर 40 है तो इसका अंतर जो है, अगर ये 3 है तो ये 7 होगा, है ना। देखो होगा कि नहीं होगा दोनों का अंतर, तो रेशियो क्या होगा, बॉयज इज टू गर्ल्स का रेशियो हो जाएगा, बॉयज इज टू मतलब 3 और गर्ल्स का रेशियो 7, क्योंकि इसका ये इसके ज़्यादा नज़दीक है, गर्ल्स ज़्यादा होगी, है ना। तो यहाँ पर इस केस में गर्ल्स इज टू बॉयज इज टू गर्ल्स अगर बात करें तो बॉयज है तो ये इधर वाला 3:7, तो इसका मतलब क्या है, अभी फर्दर सिंप्लीफाई होगा नहीं, तो इसका मतलब 30% बॉयज होंगे, 70% गर्ल्स होंगी। अगर टोटल डिस्टेंस 100 होगी तो परसेंटेज में बोलना तो बेस वैल्यू 100 लेकर के यू कैन राइट इट। तो कुल मिलाकर के कभी हम लोग मेथड यूज नहीं करेंगे, जैसे मेथड क्या होता है आप किताब में पढ़े होते होंगे, मान लो नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल टू x इन दैट क्लास एंड नंबर ऑफ गर्ल्स जो है इज इक्वल टू से y इन दैट क्लास, और एवरेज का फार्मूला क्या होता है, एवरेज इक्वल टू सम ऑफ द मार्क्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, है ना। तो सम का मतलब मल्टीप्लाई करोगे, तो सम ऑफ द मार्क्स ऑफ द बॉयज क्या होता है, 52 एवरेज है, एवरेज इनटू स्टूडेंट क्या होगा x, और सम ऑफ द मार्क्स ऑफ द ऑल द गर्ल्स, गर्ल्स कितनी है मैंने y लिया, और गर्ल्स का एवरेज है 42, यानी एवरेज में 42 नंबर गर्ल्स क्या हो जाएगा y डिवाइडेड बाय सम ऑफ ऑल द स्टूडेंट x प्लस y, और इनका जो कंबाइंड एवरेज वो 50 दिया है। अब जब सॉल्व करोगे तो x बाई वाई इक्वल टू 4/1 आएगा, तो 4/1 का मतलब 4:1 इज द रेशियो, तो 100 को डिवाइड करोगे तो 80-20 यानी 80% बॉयज, जो पहला क्वेश्चन किया था, है ना, यहाँ पे डिफरेंस। तो आपको हम ये क्यों इक्वेशन बनाएं, क्यों पेन का यूज करें, जब हमको पता है कि यहाँ पर हम लोग करते क्या है, जो भी दिया रहता है कंबाइंड, अगर ये कंबाइंड यहाँ पे 50 दिया है तो बस अंतर देखना है, ये 2 का अंतर है और ये 8 का अंतर है, तो रेशियो हो जाएगा बॉयज इज टू गर्ल्स हो जाएगा 8:2, बस इंटरचेंज कर देना, बॉयज का रेशियो दिस और गर्ल्स का ये, बस इंटरचेंज कर दोगे तो ये कैंसिल हो रहा है, 8:4 कैंसिल हो गया, 4:1 हो रहा है, तो आप इसको परसेंटेज में आराम से 100 मान करके डिवाइड कर सकते हो। तो हर एक क्वेश्चन कोई भी कंबाइंड एवरेज हो, डिफरेंस निकालो और इंटरचेंज कर दो, वही रेशो बन जाता है और यू कैन राइट इट वर्बली। तो आपको ये बताओ, ये करना पड़ रहा है, इसमें पेन यूज करना पड़ रहा है, इसमें कहीं करना पड़ रहा है, हम बहुत सारे एग्जाम्पल दे करके बात कर रहे हैं, कोई यहाँ 2 वैल्यू देगा, एवरेज उन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं आएगा, बस अंतर निकाल करके इंटरचेंज कर देना है, बस दैट्स ऑल। बताओ वर्बल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ऐसे ही हम लोग बात करेंगे, अगला क्वेश्चन में बात करते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि थर्ड क्वेश्चन, इक्वेशन ऑफ द सर्किल विद डायमीटर्स आर दिस एंड एरिया इज दिस मच। अब
टू राइट इक्वेशन ऑफ सर्किल व्हाट आर द थिंग्स आर रिक्वायर्ड, सेंटर एंड रेडियस। तो रेडियस तो आप इससे निकालोगे, रेडियस आर है तो पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 154, पाई की वैल्यू 22/7, तो रेडियस आ जाएगा। मोस्ट ऑफ द टाइम देखिए इंटीजर आ जाएगा, ठीक है। तो इससे निकालो रेडियस। और ये क्या है, ये डायमीटर है सर्किल, तो दो डायमीटर सर्किल में कहाँ पे मीट करेंगे, सेंटर पे। तो इंटरसेक्ट करोगे तो सेंटर पे मीट करेंगे, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द डायमीटर्स विल बी द सेंटर। तो इन दोनों को सॉल्व करोगे तो इससे सेंटर आएगा, एक्स वाई का कोऑर्डिनेट्स विल बी द सेंटर। और रेडियस निकालने के लिए पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 154 करोगे तो इससे रेडियस आएगा, लेकिन दोनों में समय लगेगा। हम यहाँ पर उस जनरल मेथड को यूज नहीं करने के लिए आए हैं, यहाँ पर हम समय बचाने के लिए, समय कैसे बचता है वो सिखाने के लिए आए। तो हम लोग वो सब नहीं करेंगे, अपना जुगाड़ करेंगे, हम इसका उल्टा चलेंगे, क्योंकि हमें तो वहाँ पर सही क्वेश्चन टिक करना है, कोई प्रोसीजर तो दिखाना नहीं। तो हम उठाएंगे और मान लेते हैं जो सर्किल पूछा जा रहा है वो सर्किल रिक्वायर्ड सर्किल पहला है, तो पहले का सेंटर निकालेंगे। अच्छा, सेंटर कैसे निकालते हो ये पता होगा, जब एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कोफिशिएंट 1 होते हैं तो उस समय एक्स और वाई के कोफिशिएंट को आधा करेंगे और चेंज ऑफ साइन करेंगे। तो आधा किया -3 और चेंज ऑफ साइन करेंगे तो +3, तो जो सेंटर हो जाएगा 3, -2। एक्स वाई कोफिशिएंट को आधा करके साइन चेंज करेंगे, विल बी द सेंटर ऑफ द सर्किल, बशर्ते एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कोफिशिएंट शुड बी मेड 1। आई थिंक ये बेसिक चीजें पता ही होगी। तो जब 3, -2 हम डालेंगे, क्योंकि डायमीटर पर लाई करेगा, क्योंकि सर्किल का कोई जो दो डायमीटर होंगे कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेंगे, तो वो जो है सेंटर जो है दोनों पे लाई करेगा, चाहे इसमें। तो जैसे आप 3, -2 डालोगे, 3, -2 डालोगे तो इस केस में 3 हो जाएगा 6 और -2 + 6 12, तो 0 होगा नहीं, सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो ये संभव नहीं। दूसरा उठाया -3, -2, -3 तो हो जाएगा -6 और 2 -6 -6 -12 कैंसिल, तो दिस इज द आंसर, हो गया। अब एक बार और वेरीफाई करने के लिए इसमें भी चेक कर लो, -3, -2 इसमें डालोगे, -3 और -2 डालोगे तो 8 और -8 0 हो जाएगा, तो दोनों सेटिस्फाई कर रहा है, बाकी जरूरत नहीं चेक करने की, बाकी करोगे भी तो नहीं आएगा, दोनों में फुलफिल हो गया। तो यहाँ पर इस केस में हमारा काम हो गया, बाकी सेंटर डालोगे दूसरे में नहीं करेगा, दोनों में तो नहीं करेगा, तो हमारा काम हो गया। तो काहे फालतू में फॉर्मेलिटी करें, क्योंकि वो फॉर्मेलिटी सब्जेक्टिव में करना होता है, ऑब्जेक्टिव में हम आपका जुगाड़ करना है, जुगाड़ सिखा रहे हैं, मतलब कैसे ज़्यादा कुछ बिना मेहनत किए और हम सही नतीजे पे पहुंच जाए, ठीक है। तो समझ में आ गई होगी बात। हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में जाते हैं। यहाँ पर क्या कह रहा है कि ए बी एंड ए प्लस बी आर द वेक्टर्स ऑफ द मैग्नीट्यूड अल्फा, यानी ए और ए बी और ए प्लस बी कर रहे हैं, दो वेक्टर का सम ए प्लस बी होता है ए बी का, और तीनों का मैग्नीट्यूड सेम है, इसका मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा। देन द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर ए माइनस बी, तो ए माइनस बी का मतलब बी का डायरेक्शन चेंज करके ऐड करोगे तो एंगल 120 हो जाएगा, तो उनका जो मैग्नीट्यूड हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू अल्फा, ठीक है, माइनस है तो -2 टाइम्स अल्फा अल्फा और कास ऑफ 120 डिग्री, उनके बीच का एंगल, तो कास 120 माइनस आप होता है, माइनस प्लस कर देगा तो √3 अल्फा विद आंसर। यहाँ पर देखिएगा क्या कह रहा है, ए लिया और ये बी लिया, ये वेक्टर मान लो ए लिया, ये वेक्टर बी लिया, है ना। और ये जो वेक्टर क्या हो जाएगा, सम ए प्लस बी, दो वेक्टर का सम, ट्रायंगुलर वेक्टर एडिशन तरह आइडिया होगा, ए प्लस बी इक्वल टू ए होगा। अब हमको निकालना है कि ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड, तो माइनस बी इधर आ जाएगा, इसी को हम साइन चेंज कर देंगे, माइनस बी हो गया। अब इसका ये वाला चाहिए, ए और माइनस बी का जो आया उसका हमें मैग्नीट्यूड चाहिए, तो मैग्नीट्यूड जब करोगे तो ये भी अल्फा था, ये भी अल्फा था, मैग्नीट्यूड में ये भी अल्फा था मैग्नीट्यूड में, तो ये भी अल्फा में होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड हो जाएगा अंडर अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर -2 अल्फा डॉट अल्फा और कास ऑफ 120, क्योंकि 120 डिग्री हो जाएगा, 120 डिग्री का -1/2, 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 3 अल्फा स्क्वायर का अंडर रूट, तो √3 अल्फा विल बी आंसर। तो ये मन में करना है ना, जब भी a प्लस बी इज इक्वल टू ए प्लस बी होता है और तीनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल है, डायरेक्शन चेंज करोगे तो उधर हो जाएगा, बढ़ जाएगा, अब मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा, अल्फा से अधिक हो जाएगा, अब √2 टाइम्स 3 टाइम्स क्या हो जाएगा, ये 120 डिग्री हो जाएगा, है ना, क्योंकि ये 60 है, तभी तो मैग्नीट्यूड तीनों का बराबर है। तो इस केस में तो 120 हो जाएगा, 120 का -120 माइनस होकर प्लस कर देगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। तो ये चीज़ क्या पढ़े हुए होगे, बेसिक कंसेप्ट क्लियर होगा तो सब चीज़ें मन में हो जाती हैं, तो वो वन में वर्बली कैलकुलेट कर सकते हो और वर्बली कैलकुलेट करके आंसर दे सकते हो। हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि ए बी सी आर द 3 नॉन जीरो वेक्टर्स, no two of which are collinear, the vectors a plus 2b is collinear with c and b plus 2c is collinear with a,
देन a प्लस 2b प्लस 6c इज इक्वल टू, मतलब यहाँ पर ये एक्चुअली ये भी क्वेश्चन मेरे मटेरियल में भी है, जैसा कि बोलता रहता हूँ बहुत सारा मटेरियल आता रहता है। तो यहाँ पर देखिएगा इसके विषय में कह रहा है, तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है a प्लस 2b इज कोलिनियर विद c, इसका मतलब a प्लस 2b इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ c, कोलिनियर है तो पैरेलल होगा, कांस्टेंट अनदर होगा, है ना। और कह रहा है पूछा जा रहा है a प्लस 2b प्लस 6c, तो इसमें अगर हम 6c ऐड कर दें, 6c ऐड कर दें प्लस 6c, है ना, तो प्लस 6c ऐड करेंगे तो हो जाएगा लैम्डा प्लस 6 इंटू सी, ये वेक्टर हो गया। चलो ये सब वेक्टर है, बनाना है। तो a प्लस बी इज इक्वल टू लैम्डा टाइप से दोनों तरफ 6 ऐड कर दिया तो ये हो गया। तो इसका मतलब a प्लस 2b प्लस 3c इज इक्वल टू लैम्डा प्लस 6, यानी a प्लस b प्लस 2c कोलिनियर विद c है। सिमिलरली ये भी कह रहा है कि ये जो दिस इज कोलिनियर विद a है, तो b प्लस 2c, और जब b प्लस 2c इसको 2 से मल्टीप्लाई करके a ऐड करोगे तो b प्लस 2c इज म्यू टाइम्स ऑफ मान लो a, कोलिनियर विद a, b प्लस 2c, और पूछा जा रहा है ये, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो जैसे 2 से मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, तो इस केस में b प्लस 3c था, 3c है ना, b प्लस 3, 2 से मल्टीप्लाई 2b, तो ये 6c हो गया, और a तरफ ऐड कर दो, तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई किया, a तरफ ऐड कर दिया, तो हो जाएगा ट्वाइस म्यू प्लस 1 a। तो ये कह रहा है कि a प्लस 2b प्लस 6c इज कोलिनियर विद a, जबकि पहला वाला कह रहा है इट इज कोलिनियर विद c। क्वेश्चन में कह रहा है कि नो टू ऑफ व्हिच आर कोलिनियर, कोई भी दो वेक्टर आपस में कोलिनियर नहीं है, इसका मतलब है संभव नहीं है, कंट्राडिक्ट कर रहा है, इसलिए ऐसा डी विल बी द आंसर, नन ऑफ दिस विल बी आंसर, या जीरो विल बी द आंसर, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता है, एक दूसरे के कोलिनियर है नहीं। तो यहाँ पर एक बार समझोगे, बहुत कॉमन क्वेश्चन हर बुक में होता है, ठीक है। यहाँ पर एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ए बी सी यहाँ पर 3 नॉन जीरो वेक्टर है, और वो आपस में कोई कोलिनियर नहीं है ना, कोई कोलिनियर नहीं है आपस में कोई भी एक दूसरे के। इफ द वेक्टर्स दिस इज कोलिनियर विद सी, a प्लस 2b इज कोलिनियर विद c एंड b प्लस 3 से कोलिनियर विद a, तो इसके विषय में बता रहा था। इससे पहले पूछा, वो कह रहा हमको 6 ऐड कर दो दोनों तरफ, तो बता देंगे, तो 6 ऐड किया, 6 ऐड किया, तो बता दिया कि a प्लस 2b जो है ये c के साथ कोलिनियर। इससे पूछा कि भाई तुम क्या कहना चाहते हो, b प्लस 2c, तो b प्लस 2c इज कोलिनियर विद a, तो b प्लस 2c इक्वल टू म्यू टाइम्स ऑफ a। ये कह रहा हमको 2 से मल्टीप्लाई करो, a ऐड करो, तो उसमें आ जाएंगे, ये बन गई था, तो वही दोनों तरफ किया, तो ये कह रहा है a के साथ कोलिनियर, तो ये कह रहा है कि a साथ कोलिनियर, ये कह रहा है c के साथ कोलिनियर, और क्वेश्चन कह रहा है कि आपस में कोई भी एक दूसरे कोलिनियर नहीं है, इसका मतलब ऐसा वेक्टर एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो वेक्टर जीरो होगा, क्योंकि जीरो में वेक्टर में ना ही मैग्नीट्यूड होता है, ना ही डायरेक्शन डिफाइंड होता है, एक तरीके से होता ही नहीं, फॉर्मेलिटी के लिए हम कह सकते हैं, है ना। तो इसीलिए यहाँ पर वो सब होने का सवाल नहीं उठता है। तो मैं समझता हूँ कि कॉमन क्वेश्चन है, एक बार समझ जाओगे तो वर्बली कर पाओगे, ये एक बार पढ़े हुए होगी तो देखते बता दोगे कि क्या क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। तो वर्बल है, इसको समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ, अदरवाइज क्वेश्चन वर्बल है। ये भी क्वेश्चन हम लोग वर्बल कर सकते हैं। टू फाइनाइट सेट्स A and B having the m and n elements, the total number of subsets of the first set is 56 more than total number of subsets of the second set, the value of m and n। तो नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए गिवन सेट having m एलिमेंट क्या होता है, 2 का पावर n, और दूसरे में n एलिमेंट है, तो 2 पावर n, तो दोनों का अंतर है 56 है, तो 2 का पावर m माइनस 2 पावर n इक्वल टू 56, mn निकालोगे तो ये डालोगे, तो यहाँ पर 2 का पावर 7 माइनस 2 पावर 6, 128 माइनस 64, 64 नहीं चलेगा, ये डालोगे 2 का पावर 6 64 और माइनस 2 का पावर 3 8, तो 56 दिस विल बी आंसर, बाकी नहीं चेक करोगे। यहाँ पर कह रहा है कि 2 का पावर m माइनस 2 का पावर n इक्वल टू 56 पढ़े होगे, अगर कोई सेट A है उसमें से m एलिमेंट है, m एलिमेंट 1 2 3 m एलिमेंट है, तो m, तो नंबर ऑफ सबसेट्स 2 का पावर m होगा। B जो कोई सबसेट है उसमें n एलिमेंट है, 1 2 3 n एलिमेंट है, तो इतने सबसेट होते हैं, तो कह रहा है इसका अंतर 56 है क्वेश्चन के अनुसार। अब यहाँ पर क्या है, ऑप्शन के थ्रू यहाँ पर वेरीफाई कर सकते हैं, रिटर्न टाल से भी कर सकते हैं ऑप्शन के थ्रू, कि कौन में क्या घटा दें एम एन की वैल्यू, तो जैसे 6 3 डालोगे 64 माइनस 8 56 आएगा, लेकिन ये डालते हो 2 का पावर 7 माइनस 2 का पावर 6, तो 128 minus 64 again it will be 64, that will not be satisfying, so this is the only option which is satisfying। I think everybody knows कि how to get the number of subsets of a given set, ठीक है। अगर इसके एलिमेंट मालूम है तो नंबर ऑफ सबसेट 2 to the power नंबर ऑफ एलिमेंट्स,
इन अ गिवन सेट, कार्डिनल नंबर ऑफ ए, है ना। सिमिलरली बी के लिए दोनों के सबसेट का डिफरेंस 56 इज गिवन। तो दिस क्वेश्चन इज आल्सो वेरी कॉमन क्वेश्चन, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इज गिवन इन ईच एंड एवरी बुक, ऑलमोस्ट इन ईच एंड एवरी बुक। तो आप देखोगे, देखते उड़ा दोगे क्वेश्चन को, ठीक है। तो हम लोग हो सकता है डेटा चेंज करके इसी पैटर्न का क्वेश्चन आ जाए कभी, है ना। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, द प्रोबेबिलिटी दैट ए स्पीक्स ट्रूथ इज 4/5 while this probability for B is 3/4, the probability that they contradict each other when asked to speak on a fact। कोई फैक्ट पूछा गया, कोई बात पूछी गई, उसमें एक दूसरे का कंट्राडिक्ट है, मतलब यहाँ पर ए जो बोल रहा है बी उसका उल्टा बोला, गलत बोला, झूठ बोला है, और अगर बी सही बोला तो ए झूठ बोला, तभी तो कंट्राडिक्ट होगा। कोई इवेंट को अगर नरेट करने के बाद जाए, जो एक कहा जाए, जो ए कहेगा वो बी ना कहे, और जो बी कहे वो ए ना कहे, तब कंट्राडिक्ट होगा। तो ये क्वेश्चन को पहले अच्छे से समझना है तो वर्बल कर पाओगे। तो सही बोलने की प्रोबेबिलिटी यहाँ पर क्या है, ए की 4/5 का मतलब 5 बातों में 4 बातें सही बोलता है, 80% सही बोलता है, और एक बात 5 बात में झूठ बोलता है, 20% परसेंटेज भी दे सकता है, तो 20% झूठ बोलता है। बी क्या है, 3/4, 4 बातों में 3 बातें यानी 75% सही बोलता है, और 25% यानी 1/4 क्या बोलता है, झूठ बोलता है। सही बोलने की प्रोबेबिलिटी अगर ये तो 1 माइनस सही बोलना, रॉन्ग बोलने की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। तो अब कंट्राडिक्ट अब होगा कि ए सही बोले बी झूठ बोले, और या फिर ए झूठ बोले और बी सही बोले। तो ये सही बोले 4/5 इंटू ये झूठ बोले 1/4, तो 4/20 हो गया, नीचे 5 है, 4/5 इंटू 1/4, तो कितना हो गया 4/20। और फिर ये को झूठ करा दो, झूठ इसका मतलब 1/5 इंटू वो सही बोले 3/4, तो 3/20, तो 4/20 3/20, तो 20 एलसीएम नीचे कॉमन हो गया 7/20, दिस विल बी आंसर। देखो मैंने क्या किया, ए सही बोला 4/5, तो बी गलत बोलेगा 1/4, सही बोलने का 3/4, गलत होने का 1/4, इतना तो पता ही होगा। अब ए अगर गलत बोले 1/5, तो बी सही बोले 1/5, तो बी सही बोले 3/4। यही मैं मन में कर रहा था, यही करें, ये 20 हुआ, ये भी एलसीएम 20 हुआ, 4/20, 5/20, 3/20, तो न्यूमरेटर्स यहाँ पर ऐड हो जाएंगे, बिकॉज डिनोमिनेटर इज सेम इन दिस केस 2020। तो ये चीज इतना टफ नहीं है कि क्वेश्चन को वर्बली आप कैलकुलेट नहीं कर सकते हो। अगर क्वेश्चन को अच्छे से समझ के उसका मीनिंग समझ रहे हो कि इसको सही बुलाना है, उसको गलत बोलना, ऐसा हो एंड ऐसा हो, दिस एंड दिस मल्टीप्लाई होगा, और मेथड एडिशन, यस ये झूठ बोले ये सही बोले, दीज आर ओनली 2 केसेस, तभी कंट्राडिक्ट होगा किसी फैक्ट को बताने में। तो दैट्स व्हाई इट कैन इजीली बी ऑब्टेन वर्बली इफ यू नो द अंडरस्टैंड द क्वेश्चन प्रॉपर्ली। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पर देखिएगा, जस्ट एक मिनट, इसके पहले 8वां था, छूटा तो नहीं, यस ठीक है 8वां। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर, सम ऑफ द एक्सप्रेशन दिस। अब इसके रेशनल फैक्टर से मल्टीप्लाई करोगे, a प्लस बी ए माइनस बी, डिनोमिनेटर 1 1 हो जाएगा, और इसका बड़े में छोटा घटाओगे तो -1 बचेगा, और इधर आपका 81 बचेगा, तो 1 में 9 जाएगा 8, 8 प्लस वाला रहेगा माइनस रहेगा, तो 8, दिस विल बी आंसर। बहुत कॉमन क्वेश्चन है, जब हर बुक में जनरली मिलता ही इसी पैटर्न का, ऐसा नहीं डीटो यही मिलेगा, इसी पैटर्न। क्या करेंगे, इसके रेशनलाइजिंग फैक्टर से √2 और -√1 से मल्टीप्लाई करेंगे, √2 माइनस √1, बड़े में छोटा करो अच्छा रहेगा, a प्लस बी ए माइनस बी 1 आएगा, तो ये बचा, ये तो 1 कर देगा डिनोमिनेटर। सिमिलरली √3 माइनस √2 करोगे, तो यहाँ पर भी √3 और माइनस √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बैलेंस करने के लिए, तो ये तो 1 हो जाएगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 3 माइनस 2 1 हो जाएगा। डिनोमिनेटर तो हमेशा 1 हो जा रहा है सब केस में, ऊपर ये बचेगा √3 माइनस 2। ऐसे इसमें क्या बचेगा, √4 माइनस √3, ऐसे इसमें ये तो नीचे 1 कर देगा, ऐसे √81 और माइनस √80 ये बचेगा। अब जब करेंगे तो इसका पहला इसके आगे वाले के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, देखिए इसका पहला इसके आगे वाले के साथ कैंसिल हो जाएगा, फिर इसका ये छूट गया पहले का -√2, फिर इसका पहला उसके आगे वाला कैंसिल होगा, फिर इसका पहला उसके आगे वाला, फिर इसका करते करते जाओगे इसका कैंसिल हो जाएगा, तो ये प्लस का √81 यानी 9 बचेगा, और इधर का माइनस का 1 बचेगा, माइनस का √1, तो अल्टीमेटली 8 विल बी द आंसर। तो ये चीज मन में की जा सकती है कि हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, a प्लस बी माइनस बी कॉन्जुगेटिव नंबर है, उसका स्क्वायर रूट है, तो माइनस करके बड़े में छोटा करोगे तो 1 1 बचेगा। ऊपर देख लो क्या कैंसिल हो रहा है, इंटरमीडिएट टर्म सब कैंसिल हो रहे हैं, पहले ग्रुप का दूसरा और आखिरी ग्रुप का पहला, वो पॉजिटिव है तो प्लस रहेगा, नेगेटिव माइनस। तो दिस कैन आल्सो बी डन वर्बली इवन, कि अगर इस पैटर्न का की होगे, क्योंकि किए होगे, अगर सिक्वेंशियल सीरीज पढ़े होगे तो इस टाइप का क्वेश्चन तो किए होगे, हर बुक में होता है, हर मटेरियल में भी होता है। तो हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट में। देखिए अगला क्वेश्चन है, कंसीडर द फंक्शन डिफाइंड बाय दिस
for our real numbers x. If f is continuous at x equal to 3, then value of a is equal to, a की वैल्यू निकालना. अब देखिएगा फंक्शन 3 पर कंटिन्यूअस है तो 3 पर ये दोनों वैल्यू सेम देगा. जब भी दो फंक्शन कंटिन्यूअस होते हैं तो क्या होता है, दोनों की ब्रांचेज जिस पॉइंट पे पूछा जाएगा वो कॉमन होगी, दोनों ज्वाइंट होंगे, तभी तो कंटिन्यूअस होगा. यानी 3 पर ये वैल्यू देगा, वही 3 पे ये वैल्यू देगा, तभी तो 3 पे कंटिन्यूअस होगा. दोनों ब्रांचेस सेम होंगी तो पढ़े होंगे बेसिक आइडिया. तो वर्बल, क्योंकि कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी में 90% क्वेश्चन देखते ही उड़ा देना होता है, इसमें कोई पेन का यूज नहीं. अब कैसे डालोगे, 3 डालोगे तो ये 9 आएगा, 9 माइनस 1 8 आएगा, 8 इक्वल टू यहाँ पर 3 डालोगे x की वैल्यू तो 6a आएगा, तो 8 इक्वल टू 6a तो इक्वल टू 4/3, 4/3. क्योंकि यहाँ पर 3 डाला तो 3 डालोगे तो यहाँ पर इस केस में आ जाएगा 3 का डालेंगे इसकी वैल्यू तो 9 माइनस 1 8 इज इक्वल टू इधर क्या आ जाएगा, इधर डालोगे 6a तो इज इक्वल टू 4/3. आंसर. बाकी तो पता है कि ऑल पॉलिनोमियल्स, ऑल द स्ट्रेट लाइंस आर कंटीन्यूअस इन इट्स डोमेन. बस यही जो पूछा जा रहा, 3 पर डेफिनेशन चेंज हो रही, तो जहां पर चेंज हो फंक्शन वहीं पर दोनों सेम वैल्यू देना पड़ेगा, सेम वैल्यू देना पड़ेगा. तो वैल्यू दोनों को डाल देना, 3 3 दोनों डाल करके इक्वल कर दोगे तो कंटिन्यूटी होना ही पड़ेगा. कंटिन्यूटी नेसेसरी कंडीशन है कि दोनों इंड ज्वाइंट हो यानी कॉमन वैल्यू दे. तो कॉमन वैल्यू डाला, 3 डाला, इसमें भी डाला और इक्वल कर दिया तो 9 माइनस 1 8, 8 इक्वल टू 6a तो इक्वल टू 4/3. दैट्स वाई आंसर. क्या वर्बल नहीं हो सकता है, आराम से हो सकता है, बशर्ते कि आप इसको किए होगे. नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं. कह रहा 3 हाउसेस आर लिविंग इन ए लोकेलिटी, द 3 पर्सन अप्लाई फॉर द हाउस, ईच अप्लाइज फॉर ए वन हाउस विदाउट कंसल्टिंग द अदर, देन प्रोबेबिलिटी दैट ऑल द 3 अप्लाई फॉर द सेम हाउस. मान लो 3 हाउस कुछ भी 1 2 3 हैं, तो एक पर्सन किसी में इंडिपेंडेंटली अप्लाई कर सकता है 3 तरीके से, दूसरा भी 3 तरीके से, पहले घर को, दूसरे घर को, तीसरे घर को कहीं अप्लाई कर सकता है, तीसरा भी 3. तो टोटल सैंपल हो जाएगा 3 × 3 × 3 27. 3 आदमी जो है वो 3 घर को किसी भी तरीके से अप्लाई करें तो 27 होगा. 3 3 3 इंडिपेंडेंटली, है ना, एक दूसरे कंसल्ट तो नहीं कर रहे हैं कि तुम इसको अप्लाई करोगे तो तुम उसको नहीं करोगे, है ना. तो सैंपल इसमें 27 हुआ. अब कह रहा फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल द 3 अप्लाई फॉर द सेम हाउस. तो तीनों के तीनों पहले घर को अप्लाई किए, एक केस, फिर तीनों तीनों मान लो दूसरे घर को अप्लाई किए, तभी तो सेम होगा. दूसरा केस, तीनों तीनों पहले तीसरे को अप्लाई करें, 3 केस, तो 3 फेवरेबल हो गए, क्योंकि तीनों तीनों एक ही घर को अप्लाई करें, या तो पहला या तो दूसरा तो तीसरा. तो 3 फेवरेबल आउट ऑफ टोटल 27, तो 1/9, 3/27 आई मीन 1/9. दिस विल द आंसर. क्योंकि यहाँ पर सैंपल इस पर हो जाएगा, पहला 3 तरीके से किसी को अप्लाई करे, दूसरा भी 3 घर में किसी घर को अप्लाई करे, पहला दूसरा तीसरा, तीसरा भी इंडिपेंडेंटली इतने अप्लाई करे, तो 3 का पावर 3 इतने केसेस होंगे, इतने तरीके से अप्लाई किए जा सकते हैं इंडिपेंडेंटली. उसमें से क्वेश्चन है कि तीनों के तीनों एक ही घर को अप्लाई करें, तो पहले घर को या फिर दूसरे या तो तीसरे, तो 3 फेवर होंगे. तो ये चीज़ मन में आप कर सकते हो, आराम से इजीली आ जाएगा, है ना. तो कैलकुलेशन तो उतना टफ नहीं होता है. अगर टफ होगा तो पेन का यूज करना पड़ेगा, उसमें थोड़ा बहुत लिखना होगा. ये जहाँ पे ये जो बता रहे हैं इसमें कहीं पेन का यूज नहीं करना है, लेकिन जहाँ यूज भी करना पड़ता है उसमें थोड़ा ही लिखना होता है. जहाँ की कैलकुलेशन हो सकता है वर्बली करो तो दिक्कत आवे. तो हम लोग मिलते हैं, मैं समझ रहा हूँ समझ गए होगे. आगे बढ़ते हैं. आगे नेक्स्ट आप जाते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में. क्या कह रहा है कि 5 horses are in a race, Mr. A selects 2 of the horses at random and bets on them, then the probability that Mr. A selected the winning horse. जो सेलेक्ट किया वो विनिंग हॉर्स होगा, यानी वो जीतेगा. तो 2 हॉर्स सेलेक्ट किया, पहला भी जीत सकता है, दूसरा भी जीत सकता है, और कोई ना कोई एक जीत गया तो सेलेक्टेड हॉर्स विनिंग के केस में आ जाएगा, विनिंग हॉर्स में. तो अब हम लोग क्या करेंगे, क्यों नहीं इसको हम लोग 1 माइनस नन करें, या तो जीतेगा नहीं जीतेगा, तो 1 माइनस नन विल गिव एटलीस्ट 1, कम से कम एक तो जीतेगा, एक भी जीत गया तो विनिंग हॉर्स में आ जाएगा, जीतने के केस में आ जाएगा. तो 1 माइनस नन, तो पहला कोई हॉर्स जीतने की प्रोबेबिलिटी 1/4, नहीं होने जीतने की 4/5. भाई 5 में से कोई एक ही विन करेगा, तो जीतने की प्रोबेबिलिटी 1/5 होगी, नहीं जीतने की 4/5. तो 1 माइनस दोनों न जीते, पहला भी दूसरा भी, तो 1 माइनस 1/5 नहीं जीतने के, दूसरा में जीते. अब 4 हॉर्स बचे, उसमें 3 क्या करेंगे, नहीं जीतेंगे कोई, है ना. तो 3/4, तो 4 कैंसिल हो जाएगा, तो 1 माइनस 3/5 दैट इज 2/5 आंसर. तो 2/5 जो मन में हम कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, 1 माइनस नन, एक भी ना जीते, तो जीतने की प्रोबेबिलिटी 1/5, 5 में से कोई एक जीतेगा, नहीं जीतने का 4/5, और दूसरा भी नहीं जीते, पहला नहीं जीते और दूसरा, अब बचे हॉर्स 4, 4 में से 3 ना जीते, एक जीतेगा कोई, तो 3 नहीं जीतेंगे. तो पहला भी ना जीते एंड दूसरा, दिस एंड दिस दोनों हो, तो 1 माइनस नन विल गिव एटलीस्ट 1 जीतेगा.
तो एटलीस्ट 1 जीतेगा तो विनिंग हॉर्स में आ जाएगा, है ना। ठीक है, तो इस केस में वही मैंने कैलकुलेट किया था मन में, 4 कैंसिल हो जाएगा, 1 - 3/5 तो 2/5। ठीक है, यही मैंने मन में कर, बशर्ते कंसेप्ट अगर क्लियर होगा तब कर पाओगे। कंसेप्ट तो आना ही चाहिए, डीप नॉलेज तो चाहिए, और डीप नॉलेज भी चाहिए। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, साथ साथ वर्बल कैसे अप्रोच करते हैं वो आदत भी डालनी चाहिए, क्योंकि आदत नहीं होती है, जो ज़्यादातर लोगों को नहीं होती है। जब अभी मेरा PYQ बहुत सारा लोग बना रहा, कर रहा, देख रहा है, तो आके बोलता सर इस एंगल से हम सोचते ही नहीं थे, हम तो बोलते आ रहा बस उठाते थे, सॉल्व करते, निकालते, तो आंसर टी करते थे, तो टाइम लग जाता था, बहुत सारा क्वेश्चन छूट जाता था। जिस नज़रिए से आप सोचते हो तो उस नज़रिए से आप सोचते नहीं थे। ठीक है, यहाँ पर क्या है, बेसिकली आपको कोशिश करना है कि पहले कि पेन न चलाना पड़े, वो कोशिश करना है। अगर उस कोशिश में फेल हो गए, पेन चलाना पड़ा, तो फिर चलाओ, लेकिन मिनिमम पेन का यूज करो पहले। जबकि 40 to 50% क्वेश्चन में पेन का यूज करना ही नहीं पड़ता है, अगर आपके पास कंसेप्ट क्लियर है तो। हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब इसमें भी क्या करोगे, मैट्रिक्स ए हैज x रोज एंड x+5 कॉलम्स, मैट्रिक्स डी हैज y रोज एंड 11 - y कॉलम्स। ये बोथ आर मैट्रिसेस ए बी एंड बी एग्जिस्ट, मतलब मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, ए को बी से, बी को ए से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, है ना। देन द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, तो मल्टीप्लाई के लिए तभी फिट होती है मैट्रिसेस जब पहले वाले के कॉलम की संख्या दूसरे वाले रो के बराबर हो। तो इसमें कॉलम कितने हैं, इतने हैं, और रो कितने हैं, ये बराबर हो, ये बराबर x+5 इक्वल टू वाई। ऑप्शन को उठाओ तो 8 और डालोगे तो 8 + 13, 13 इज नॉट इक्वल टू 3, ये डालोगे 3, तो 3 + 5 इक्वल टू वाई। दिस इज आंसर, दिस इज आंसर। देखिए यहाँ पर हम किए क्या, x+5 इज इक्वल टू वाई, दिस रिक्वायरमेंट। क्यों, क्योंकि आपको पता है, जैसे मान लो 2 मैट्रिसेस है ना, 2 मैट्रिसेस जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो इसमें क्या होता है कि इसमें ये जो एलिमेंट जितने होते हैं एक रो में, पहले रो में इसके कॉलम्स होगा, इसमें बराबर होंगे, तो ये 3 लेकर के रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे, तो इसमें जितने भी कॉलम की संख्या होगी इसमें रो के बराबर होगी, तभी तो बराबर होगी, कम ना ज्यादा, है ना। तो इसमें क्या होगा, पहले रो में जितने कॉलम होंगे, पहले रो, दूसरा नंबर ऑफ कॉलम इक्वल टू नंबर ऑफ रो। अगर नंबर ऑफ कॉलम में यहाँ पर 3 एलिमेंट है, कॉलम में इसमें 3 एलिमेंट है, तो रो में भी 3 होगा, तभी तो इसके साथ ये इसका इससे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यही मैंने बात किया कि ये मैट्रिक्स ए है, मान लो बी है, मैट्रिक्स ए है x रोज एंड x+5 कॉलम, तो रो कितनी उससे माने कॉलम कितने हैं, कॉलम ही बताएगा कि रो में कितने एलिमेंट है। तो कॉलम यहाँ पर यहाँ है x+5, और यहाँ पर इस वाले में रो की संख्या बराबर होनी चाहिए, है ना। मैट्रिक्स यहाँ पर जो है दूसरी जो है डी है, जो कितना है y रो एंड 11 - y कॉलम्स। तो इसका पहले वाले का कॉलम की संख्या दूसरे वाले का रो की संख्या बराबर करोगे, तभी ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। यही मैंने बराबर किया, दिस इक्वल टू दिस किया, दिस इक्वल टू दिस किया, और ऑप्शन को उठाया, 3 और 5 बैठा ला, इक्वल टू 3 है, करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, पहला वाला एक्स रिप्रेजेंट कर रहा, दूसरा वाई, तो जैसे 3 और डाला तो यहाँ पर 8 होना पड़ेगा, 8 8, तो ये मिल गया, बाकी नहीं मिलेगा। तो ये बात समझ में होगी, तो बेसिक कंसेप्ट है। तो ये चीज क्या है, मन में की जा सकती है, इसलिए हम लोग कर पा रहे हैं, कंडीशन दिमाग में है कि इसका जब रो को कॉलम से करते हैं तो इसमें कॉलम की संख्या एलिमेंट को बताएगी, इसमें रो की संख्या एलिमेंट को बताएगी, तो बस इनकी कॉलम की संख्या, इनमें रो की संख्या बराबर कर दो, तभी एलिमेंट में 3 एलिमेंट को 3 चाहिए ना मल्टीप्लाई करने पर, 3 को यहाँ 2 होते तो नहीं होता, ज्यादा होते तो नहीं होता। तो ये बात तो समझ में आ रही होगी। हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि a circus artist is climbing a 20-meter long rope which is tightly stitched on and tied from the top of the vertical pole to the ground. If the height of the pole, find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground level is 30 degree। अच्छा, एक पोल है और उससे कोई एक क्या है, कोई रोप ग्राउंड में टाइट किया गया है, ये रोप का लेंथ है 20 और ये एंगल जो रोप बना रहा है ग्राउंड से 30, तो हाइट ऑफ द पोल चाहिए, तो sin 30 इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय दिस, तो परपेंडिकुलर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज sin 30, यानी 20 sin 30, तो 20 sin 30 हाफ होता है, तो 10 विल बी आंसर। देखो यहाँ पर समझाते हैं क्या कहना चाह रहा है। देखिए यहाँ पर ये पोल हुआ, ठीक है, और इसको ये हो गया, कोई रूफ हुआ, ये रूफ हुआ, ये ग्राउंड पर है, ये ग्राउंड हुआ, कह रहा है ये 20 सेंटीमीटर, ये 30 एंगल बना रहा, 30 डिग्री, तो ये आपका चाहिए हाइट ऑफ द पोल। इस पोल को, इसका टॉप ऑफ फ्लोर को, पोल को हम लोग ग्राउंड से टाइटली हम स्टिच करके रोप से बांध रहे हैं, रोप की लेंथ
20 मीटर है, और ये जो रोप ग्राउंड से 30 डिग्री एंगल बनाएगा, तो हाइट ऑफ द पोल, रेड वाला पोल है, और ये यहाँ पर रोप है 20 मीटर ग्रीन वाला, और ये तो ग्राउंड हो गया। तो क्या ये मन में नहीं बनाया जा सकता? सिर्फ देखो, ए सर्कल आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग ऑन ए 20 मीटर लॉन्ग रोप, रोप के विषम कर रहा है, व्हिच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ द वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड इज 30 डिग्री। ये जो रोप ग्राउंड से 30 डिग्री बना रहा है, दिमाग में रखना है, तो इसकी लंबाई चाहिए, हाइट चाहिए पोल की, और ये रोप का लेंथ 20 है। तो राइट एंगल ट्राइंगल में एक एंगल दिया है, एक साइड दिया है, तो सब कुछ निकाल सकते हो। तो साइन थीटा इक्वल टू होगा दिस हाइट डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज 20, तो हाइट इक्वल टू हो जाएगा 20 साइन 30, 20 और साइन 30 की वैल्यू हाफ होती है, तो 20 इंटू हाफ 10। तो ये चीज़ें मन में, इतना फिगर कॉम्प्लिकेटेड नहीं है कि आप मन में नहीं बना सकते हो और मन में कैलकुलेट नहीं कर सकते हो, बशर्ते बशर्ते ये ऐसा सोचने की आदत होनी चाहिए। ये आदत नहीं है, जनरली किसी को दे दो तो सब एक फिगर बनाएगा, ये करेगा। जो इजी है, सिंपल है, बन सकता है उसको बनाओ, जो नहीं बन सकता है उसके लिए तो बना कौन किया है पेन का यूज करने का, है ना। तो हम लोग बात करते हैं, आ जाते हैं नेक्स्ट में। कह रहा है देयर आर n इक्वली स्पीड पॉइंट्स 1 2 3 4 n marked on a circumference of circle if the point 15 is directly opposite to the point 49 then the total number of points। ये तो आप रैंकिंग सिटिंग अरेंजमेंट में पढ़े होंगे इस टाइप का क्वेश्चन। तो हम लोग का 15 के अपोजिट में 49 है, तो इनका डिफरेंस निकाला, 49 माइनस 15 कितना है 34, 34 में एक कम किया 33, 33 इधर 33 इधर, तो 66, 66 प्लस 2 68 विल बी द आंसर। देखो यहाँ पर हम क्या कहानी बता रहे हैं कि यहाँ पर देखिएगा, ये कोई सर्कुलर सर्किल है, तो इसमें 15 यहाँ पर है, यहाँ पे 49 है, ये अपोजिट है। यहाँ से नंबरिंग हो गई 1 2 3 4 5 ऐसे करके 49 पे बढ़ते बढ़ते यहाँ तक गया होगा, या इधर से चले जाओ, ये डायगनली अपोजिट है। अब लगातार जाओगे 15 से 49 तक, नंबरिंग है 1 2 सीरियली है, या इधर से जाओगे कहीं से भी, है ना। तो लगातार जब होगा तो इसके बीच में ये कुछ होंगे 11 पर्सन, इसके बीच में होंगे, ये स्वाभाविक है, ये डायगनली को जितने इधर होंगे उतने इधर होंगे। अब ये कितने होंगे, तो 49 में घटाओ 15 आएगा 34, में एक और कम करो, फाइनल माइनस इनिशियल, बड़ा माइनस छोटा में एक और कम करो तो इनके बीच में आ जाएगा। तो 33 इधर 33 इधर 66 डबल कर दिया, और 15 और 49 दो और जोड़ दोगे तो 62 आंसर। ये आप तो इतना बेसिक पढ़ा हो गए। अगर कहा जाए हम लोग 1 से 100 तक गिनती गिनते हैं, और कहा जाए कि 1 से 100 तक गिनती गिनने में 15 से लेकर के 49 के बीच में कितने होंगे, बीच में, तो फाइनल माइनस इनिशियल -1 होता है, 49 माइनस 15, और यहाँ पर -1 और करना होगा, तो इसके अंदर वाले आ जाए। और अगर इंक्लूड करोगे ये भी तो +1 करना होगा, अगर एक इंक्लूड करोगे एक्सक्लूड करोगे तो नाइदर प्लस ना माइनस, ये तो बेसिक पता होगा। तो यहाँ पर क्या इनको छोड़ दिया, इनके बीच में कितना है, तो फाइनल माइनस इनिशियल -1 किया, ठीक है। तो इसके बीच के मिल गए, इतने इधर होंगे क्योंकि ये डायगोनली अपोजिट है। उसके बाद ये इंडिविजुअली 15 और 49 को और जोड़ दिया, इसको तो छोड़ दिया था, इसके बीच के निकाले थे ना, ठीक है। ये तो पता होगा, डिफरेंस करो, -1 करोगे तो अंदर क्या आएंगे, +1 करोगे तो इंक्लूडिंग बाउंड्री वैल्यू आ जाएंगे, यानी उसमें 15 और 49 49 भी ऐड हो जाएगा। और अगर कोई प्लस माइनस नहीं करते तो एक इंक्लूड करोगे तो ये एक्सक्लूड होगा, इंक्लूड को एक इंक्लूड होगा दूसरा एक्सक्लूड होगा। दिस इज द फंडामेंटल थिंग, आई थिंक यू मस्ट हैव स्टडीड दिस। तो बात समझ में आ गई होगी, तो वही मैंने दिमाग में लगाया, ठीक है। ये चीज़ कंसेप्ट अप्लाई करके, अग्नि अपोजिट है, डिफरेंस करके कम किया, डबल किया, और दो और ऐड कर दिया, ये अपने आप है वैल्यू, तो 68 विल बी द आंसर। तो हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर देखिएगा, इसको कैसे वर्बली करेंगे कि कह रहा है कि इफ द सम ऑफ द स्लोप ऑफ द लाइन्स given by x square minus 2cxy minus 7y square equal to 0 is 4 times their product. Sum of the slope is 4 times of the product of the slopes. तो इस केस में क्या हो जाएगा, -2h/b होता है, तो माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2c डिवाइडेड बाई -7 इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ a/b होता है, तो 1/-7 -7 कैंसिल, तो 2c इक्वल टू यहाँ पर 4c इक्वल टू 2, दैट विल द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब वर्बली मैंने कैसे किया आपको मैं समझाता हूँ, आप भी कर लोगे। ये पता होगा कि x² प्लस 2hxy और प्लस by² इक्वल टू 0 पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन थ्रू ओरिजिन का कंबाइंड इक्वेशन होता है, इतना तो पढ़े होंगे, है ना, कोऑर्डिनेट का दूसरा चैप्टर। तो सम ऑफ द स्लोप अगर हम लिखते हैं तो ये क्या होता है, -2h/b होता है, यानी xy का कोफिशिएंट जो होगा यहाँ पर -2c है ना, डिवाइडेड बाई b का मतलब y का कोफिशिएंट, और प्रोडक्ट स्लोप m1 इंटू m2 क्या होता है, क्या होता है a/b,
ए बाई बी होता है, ए बाई बी मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट। तो इस केस में जब देख रहे हैं तो माइनस, यहाँ मैंने मन में किया, माइनस माइनस प्लस हो गया, -2h है ना। इसके लिए तो यहाँ पर देखो -2h है ना, एक्स वाई कोफिशिएंट लिया और आधा साइन चेंज गया, तो ये हो जाएगा 2c डिवाइडेड बाई -7, 20, बी की वैल्यू क्या है, वाई स्क्वायर कोफिशिएंट इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ ए बाई बी, m1 इंटू m2, तो ए का मतलब 1 बाई -7, तो फाइनली ये कैंसिल हो जाएगा, c इक्वल टू 2, c इक्वल टू 2 इज द आंसर ऑफ दिस केस। यही मन में क्या आप नहीं कर सकते हो, आप खुद देखोगे कि यहाँ पर सम ऑफ द स्लोप -2h बाई बी, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 2c बाई -7 इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ ए बाई बी, ए मतलब 1 बाई -7, तो -7 कैंसिल हो गया और 2c इक्वल टू 4, देन c इक्वल टू 2। तो अगर ये कंसेप्ट क्लियर है, पता है चीजें, तो आप वर्बल कर सकते हो, वर्बल कर सकते हो इसलिए कर पा रहे हैं। ये तो हम लिख समझाने के लिए लिख रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं, वो चीज एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, क्योंकि ऐसे कुछ भी बोल देंगे कुछ समझ में नहीं आएगा। तो मैं समझ रहा हूँ कि पढ़े होगे तो समझ में आ गया होगा, नहीं पढ़े होगे तो फिर क्या कर सकते हैं। अब यहाँ पर क्या, देयर आर 4 बुक्स ऑन फेयरी टेल्स, 5 नॉवेल्स एंड 3 प्लेस, इन हाउ मेनी वेज कैन दे बी अरेंज इन ऑर्डर, इनको ऑर्डर में अरेंज करना है। बुक्स ऑन द फेयरी टेल्स, नॉवेल्स और प्लेज, पहले फेयरी टेल्स का बुक, फिर उसके बाद नॉवेल का, और उसके बाद प्लेज का बुक, इस ऑर्डर में अरेंज करना है, सो दैट द बुक्स ऑफ द सेम कैटेगरी आर पुट टुगेदर। ये जो 4 के 4 बुक है फेयरी टेल्स के, इनको फैक्टर 4 वे से अरेंज करोगे तो आपस में अरेंजमेंट होगा अपने आप में। ये 5 इसकी आपस में 5 फैक्टर 5 अरेंज करेंगी, 3 ये अरेंज करेंगी, इनको ऑर्डर में रखना है, पहले ये फिर ये फिर ये, तो इनको फैक्टर 3 से बाद में नहीं मल्टीप्लाई करना है। तो फैक्टर 4 इंटू फैक्टर 5 इंटू फैक्टर 3 विल बी आंसर। तो फैक्टर 4 मतलब 24 इंटू 120, फैक्टर 5 इंटू फैक्टर 3 6, तो 24 120 6, इसका 24 का 2 निकाल के उधर दे दो 12, तो 12 इंटू 12 इंटू 12 क्यूब होता है 1728, और एक जीरो और 120, तो दैट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मैंने क्या किया, फेरी बुक्स को पहले अरेंज करना है फैक्टर 4 वैसे आपस में अरेंजमेंट होगा, फिर उसके बाद फिर आपका 5 नॉवेल्स फैक्टर 5 वैसे अरेंज होगा, फिर 3 प्लेज की फैक्टर 3 वैसे अरेंज होगा। इनको भी आपस में अरेंज नहीं करना है, इनको इसलिए नहीं अरेंज करना है कि यहाँ पर कि इनको, क्योंकि इस ऑर्डर में अरेंज कराना है, ये दिया है। तो आप क्या यहाँ पर क्या हो गया, 24 इंटू 120, ये मन में मैंने कर लिया 6, इसका 2 निकाल कर ये डाल दो तो ये 12 हो जाएगा, ये भी 12 हो जाएगा, तो 12 इंटू 12 इंटू 12, 12 क्यों 1728, एक जीरो और। ठीक है, नहीं आप कर पा रहे हो तो कौन सी बड़ी बात है, तो इसमें बहुत बड़ा कैलकुलेशन तो है नहीं, आराम से थोड़ा सा लिख करके भी समझ सकते हो। हम कर पा रहे हैं, प्रैक्टिस है, क्योंकि आदत डालते रहते हैं, यही दिखाना चाह रहे हैं, यही आगे दिखाते रहेंगे कि वर्बल हम लोग कैसे करें। बस इसका कंसेप्ट क्लियर हो कि ये 4 बुक इसकी है, 5 बुक इसकी, 5 बुक इनको, ये सारी बुक अपने आप में पास पास में, तो फैक्टर वैसे अरेंज करोगे पास पास रहेंगे, फैक्टर 5 फैक्टर, और इनको अरेंज नहीं करना है, क्योंकि पहले इस ऑर्डर में अरेंज करना है, पहले बुक फेरी टेल्स की हो, फिर नॉवेल्स की हो, तब प्लेज की हो, तो वो ऑर्डर मेंटेन करना है। तो आपस में अरेंज नहीं करोगे, फैक्टर 3 से बाद में नहीं मल्टीप्लाई करोगे कि आपस में भी अरेंज होंगी, पहले ये होंगी बाद में होंगी, तो इस ऑर्डर में तो बस अपने आप में अरेंज कराना है। तो दैट कैलकुलेशन इज ऑफ कोर्स सिंपल, मैं समझता हूँ कर सकते हो। तो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर क्या है, पॉपुलेशन, सपोज ए पॉपुलेशन ए हैज 100 ऑब्जर्वेशन, 101 102 200, and another population B has 100 ऑब्जर्वेशन, उतने में 150 51, अच्छा शिफ्टिंग केस हो गया। इफ VA and VB represent the variance of the two population respectively, then अरे भाई शिफ्टिंग केस में पॉपुलेशन का वेरिएंस बदलता ही नहीं, सेम रहता है, तो दोनों के केस में रेशियो सेम रहेगा, 1 मिल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये पता होना चाहिए कि कोई भी ऑब्जर्वेशन है, मान लो हम थोड़ी देर के लिए लेते हैं 11, बताने समझाने के लिए 12 13 14 15 16, मान लो ये ले लिया 15 16 ले लिया, ये अगर इसमें हम 10 10 जोड़ दें तो आ जाएगा, जोड़ देते हैं, चलो लेट मी चेंज द कलर आती, तो यहाँ पर आ जाएगा 10 जोड़ोगे तो 21 22 23 24 25 और 26। ठीक है, अब इसका अगर वेरिएंस मान लो 10 है, तो इसका भी वेरिएंस 10 ही होगा, क्योंकि शिफ्ट करने पर हर एक क्वांटिटी में कोई कांस्टेंट क्वांटिटी ऐड कर दें या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वेरिएंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये प्रॉपर्टी है। हम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 गुना कर दें तो वेरिएंस 2 गुना हो जाएगा, के से मल्टीप्लाई करें तो के टाइम्स ऑफ वेरिएंस हो जाएगा, मल्टीप्लाई डिवाइड करने पर वेरिएंस विल आल्सो बी मल्टीप्लाइड एंड डिवाइडेड, बट बाय एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग वैल्यू ऑफ द वेरिएंस डिस्पर्सन इज नॉट ऑफ कोर्स चेंज, डिस्पर्सन वेरिएशन चेंज नहीं होता है, तो ये वेरिएंस तो डिस्पर्सन को मेजर करता है, तो इसलिए ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो तो सेम रहेगा, इसका भी जो वेरिएंस होगा वही सेम रहेगा, क्योंकि शिफ्टिंग कैसे 50 50 ऐड हो रहा है हर एक एलिमेंट में,
है ना, तो सेम रहेगा, नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है, जस्ट सिंपली 50-50 ऐड करो तो ये डेटा आ जाएगा। तो ऐड करने पे चाहे कितना भी ऐड करो घटाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों का वेरिएंस इक्वल मतलब रेशियो इज 1। तो ये क्वेश्चन प्योरली प्रॉपर्टी पर बेस्ड है, इसलिए हम लोग वर्बल कर पा रहे हैं। कम टू द नेक्स्ट वन, यहाँ पर क्या है, इस केस में देखिएगा, एरिया ऑफ द ग्रेटेस्ट रेक्टेंगल दैट कैन बी इंस्क्राइब इन एलिप्स दिस इज इक्वल टू, आप एलिप्स पढ़े होगे तो समझ में आ गया होगा, पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट ए cos थीटा बी sin थीटा इसका लोगे तो आपका सेंटर से इसको दूरी ए cos थीटा बी sin थीटा, लेंथ ब्रेथ तो हो जाएगा ए बी sin थीटा cos थीटा, उसके 4 पार्ट्स डिवाइड करोगे तो 2 टाइम्स ऑफ ए बी sin 2 थीटा sin 2 थीटा मैक्सिमम 1 देगा, 2 ए बी विल बी द आंसर, दिस विल द आंसर। अब ये कैसे हुआ देखो मैं बता रहा हूँ कैसे हुआ ये। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इलिप्स ले लेते हैं और इलिप्स यहाँ पर ये लेंगे तो ये इस इलिप्स का कोई भी पॉइंट ए cos थीटा, आई एम सॉरी पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट लेते हैं, ए cos थीटा, ए cos थीटा कामा बी sin थीटा। अगर इलिप्स पढ़े होगी तो पता होगा इसका ये पैरामीट्रिक कोई कोऑर्डिनेट होता है। अब इसमें कोई रेक्टेंगल अगर इसकी करते हैं तो ये रेक्टेंगल उसका एरिया मैक्सिमम कब होगा, तो ये चारों पार्ट बराबर होगा, हाथ से परफेक्ट नहीं बना है, थोड़ा सिमेट्रिक नहीं बना है, चारों पार्ट बराबर के यहाँ से जाएगी लाइन, चारों पार्ट बराबर हो तो कोई एक निकाल के 4 गुना कर देना, तो ए cos थीटा बी sin थीटा, तो ए इंटू बी यानी ए बी sin थीटा cos थीटा, और 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 4 ए बी sin थीटा cos थीटा, और 2 इसको दे दो तो 2 ए बी रहेगा, इसका 2 मिलके 2 ए sin थीटा cos थीटा sin ऑफ 2 थीटा बना देगा, ये मैक्सिमम वैल्यू क्या देगा 1, तो 2 ए बी विल आंसर, क्योंकि एरिया मैक्सिमम होगा। तो हम लोग क्या किया, इसका पूरा निकालो, ए cos थीटा हो जाएगा 2 ए cos थीटा और बी sin थीटा बी sin 2 बी sin थीटा, लेंथ इनटू ब्रेथ, तो बात वही आ जाएगा 4 ए बी sin थीटा cos थीटा आएगा, 2 इसको दे करके इस sin 2 थीटा हो जाएगा, 2 ए बी यहाँ बना रहेगा, ये मैक्सिमम कब देगा जब sin 2 थीटा sin ऑफ एनी एंगल मैक्सिमम 1 देता है, मिनिमम -1 देता है, तो मैक्सिमाइज करना है तो ये 1 देगा तो मैक्सिमम 2 ए बी होगा। तो ये इलिप्स का आइडिया होगा, उसका पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट का आइडिया होगा, तो आराम से वर्बल बन रहा है, ये मैंने वर्बल कर दिया पहले कि कोई पैरामीट्रिक पॉइंट लेंगे, ए cos थीटा बाई sin थीटा, लेंथ ब्रेथ ये बनेगा रेक्टेंगल स्क्वायर, ऐसे चारों बनेंगे, ये चारों बराबर होंगे, जो कि इसमें नहीं लग रहा है, सिमेट्रिक हाथ से जल्दी बना दिया, तो ये चारों पार्ट बराबर होंगे क्योंकि इलिप्स हो जाएगा, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दोनों के सिमेट्रिक होता है, तो ये भी चारों के सिमेट्रिक रहेंगे, तो ये चारों रेक्टेंगल को ऐड कर देंगे, इसलिए 4 गुना कर दिए, या पूरा ले लो ए cos थीटा या बी sin थीटा, बात वही हो जाएगा, आएगा वही। तो ये अगर इलिप्स वगैरह पढ़े होगे तो समझ में आ रहा होगा। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन लोग करते रहेंगे। देखिए यहाँ पर वर्बली कैसे करेंगे, वैल्यू ऑफ cos 20 एंड cos 20 प्लस cos 100 प्लस cos 120, तो इसमें ये ग्रुपिंग लगाओ कि किसका इसका इसके साथ cos c cos d अप्लाई करें, इसका इसके साथ, ये पहले तीसरे के साथ। तो अगर हम इसका कर रहे हैं cos ऑफ c प्लस cos d, तो 2 cos c प्लस d बाई 2, 120 डिवाइडेड बाई 2 60 आ जाएगा, वैल्यू पता है, और a माइनस c माइनस डी बाई 2 माइनस को 40 cos ऑफ माइनस 40 cos 40 रहेगा, और इसको 180 माइनस 40 कर लेना तो ये कैंसिल हो जाएगा, और इधर 1 1 कैंसिल हो जाएगा, तो 0 विल बी आंसर। देखो मैंने क्या किया, अभी समझ में आ जाएगा। इसको क्या करोगे, 2 टाइम्स ऑफ cos ऑफ c प्लस d बाई 2 मतलब 60 डिग्री, cos c प्लस cos d होता है 2 cos c प्लस d बाई 2 cos ऑफ c माइनस d, और इनटू cos ऑफ 40 डिग्री, ये एक्चुअली माइनस होगा लेकिन 20 माइनस 100 माइनस 80 डिवाइडेड माइनस 40 cos ऑफ माइनस थीटा cos थीटा होता है, सिर्फ प्लस लिख लिया, ये हो गया, और प्लस इसको लिखोगे, इसको ब्रेक करोगे कैसे, 180 माइनस 40 में ब्रेक करोगे तो ये हो जाएगा पाई माइनस थीटा माइनस cos थीटा होगा, क्यों, क्योंकि सेकंड पार्ट का नेगेटिव होता है, तो ये आपका माइनस cos ऑफ 40 होगा। अब देखिएगा ये कैंसिल हो जाएगा, cos 60 हाफ होता है, तो 2 इंटू हाफ हाफ कैंसिल हो जाएगा, और ये आपका कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, किसका cos 40 बचा, ये तो 1 हो गया, तो cos 40 माइनस cos 40 करके 0 हो गया, दैट्स व्हाई 0 विल बी आंसर। तो दीज आर द थिंग, बस आपको समझना है, जब सब्जेक्ट पढ़ोगे, सब्जेक्ट नॉलेज होगा तो आपको आइडिया लगेगा किसके किसके साथ ग्रुपिंग करें कि हमारा जुगाड़ हो जाएगा, या उसके साथ मैच कर जाए या वैल्यू आ जाए, ये थोड़ा सा एक्सपीरियंस से करते करते आएगा। तो ये सब चीज़ें हैं, अब किए होगे प्रैक्टिस तो वर्बली, ऐसे बहुत सारे और भी बहुत सारे क्वेश्चन है जो हम लोग को वर्बली कैलकुलेट कर सकते हैं, बशर्ते उसका कंसेप्ट क्लियर हो, और आपको ये अप्रोच करनी आनी चाहिए, आदत होनी चाहिए कि हम लोग वर्बली कैसे करते हैं। तो इसी टाइप का और भी अगले वीडियो में डालेंगे, अभी 16 का कराया निमसेट का, अब 17 18 19 20 21 22 करते रहेंगे, आगे पीछे भी बहुत सारे डाल चुके हैं, तो उसमें भी ऐसे वर्बली हम लोग बताएं, आप इसको प्रैक्टिस करते रहेगा, ऐसे अप्रोच कर लीजिएगा और अप्लाई करते रहिएगा, आप अप्लाई करो हमारा देख देख करके, यही मैं सिखाना चाह रहा हूँ। बाकी डीप नॉलेज चाहिए, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, और ये अप्रोच याद होना चाहिए कि हम
कैसे आदत में आना चाहिए कि कैसे हम लोग करते हैं। आदत नहीं होने से ये सब प्रॉब्लम होती है कि लोग जनरली अभी तक जो आदत पड़ी उठाए बस पेन का और लिखना शुरू कर दिया। तो ये अवॉइड करोगे। जब आप 40-50% क्वेश्चन वर्बली करोगे तो हर एक क्वेश्चन सेकंड में जवाब दोगे और कितना समय बचेगा और कितना औरों को विचार दोगे। और जो वर्बली नहीं जवाब तो पाओगे उनका भी वो भी बहुत ईजी होते हैं, थोड़ा पेन का यूज करना पड़ेगा, जरा सा भी एकदम वो से आ जाएगा। तो उसके बाद क्या होगा कि आपका ये नहीं कह सकते हो मेरा क्वेश्चन छूटा, ये नहीं कह सकते हो कि मेरे समय नहीं मिला, और औरों को पिछाड़ दोगे। ठीक है। और कुछ कुछ बच्चों का तो क्या होता है करके 10 मिनट सो भी लेते हैं, क्योंकि इतना समय रहता है, क्योंकि आधे क्वेश्चन तो वर्बली उड़ा दिया, तो आप थोड़ी देर सो भी सकते हो, झपकी भी मार सकते हो। ठीक है। अगर कंसेप्ट क्लियर है और ये अप्रोच आपको दिमाग में है कि हमें को ऐसा ही करना है, मजबूर करना है कि हमें पहले कि हम लोग बिना पेन का यूज करें, और जब मजबूरी में लगे कि नहीं बिना पेन के नहीं काम बनेगा तभी पेन का यूज करें, ये आदत डालो अपने आप को। तो ऐसे प्रैक्टिस करते रहो और हम देते रहेंगे, आपको बताते रहेंगे। तो मैं समझता हूँ कि मिलते हैं अगले वीडियो में नए पीवाई के साथ, निमसेट 2017 में के लिए अगले क्लास में। तो टिल देन गुड बाय, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो।